उन्होंने बार बार ढोल पिटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। अगले 10 साल में विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। राम मंदिर की अयोध्या की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। आजकल कांग्रेस गोते लगा रही है। कहां राजनीति के दर्शन शास्त्र में एनडीए का भरा गिलास कांग्रेस को आधा भरा दिखता है और कांग्रेस का बूंद बूंद भरा गिलास पूरा भरा। अब कांग्रेस में राजनीति और दर्शन शास्त्र दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है जिसे बुद्धिमान विभिन्न नामों से बुलाते हैं। कांग्रेस इसी बुद्धिमानी से अपनी राजनीति साधने निकली है। तभी तो एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी तीसरी बार सत्ता से दूर रही कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को 1/3 प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। Mr. Narendra Modi does not believe he is 1/3 Prime Minister. Na Prime Minister. Narendra, Naidu और नीतीश, 3 ना है ना? ना 1/3 प्रधानमंत्री हैं, 1/3 Prime Minister. He has no belief in democracy. His belief, his commitment is only to democracy. जयराम रमेश ही नहीं, सभी कांग्रेसियों की पीड़ा एक जैसी है। चुनौती कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तीसरी हार से उपजी निराशा को दूर करने की है और इसके लिए जरूरी है कांग्रेस के 1/3 भरे ग्लास को पूरा भरा बताया जाए। पर जयराम रमेश के पीएम मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहने पर मोदी ने अपना जवाब चस्पा कर दिया। ये कहते कि 1/3 का मतलब ये कि 20 साल और मोदी राज। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। पीएम मोदी के 20 साल का प्लान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आला कमान तक को बेचैन कर सकता है। सारा खेल परसेप्शन का है, दृष्टि का है। जैसे 2022 के गुजरात चुनावों में बुरी तरह हारी कांग्रेस को एक नई दृष्टि राहुल गांधी ने यह कहते दे दी कि 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन ने राम मंदिर मूवमेंट को अयोध्या में हरा दिया। राम मंदिर की अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात। शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी बेबसी और लाचारी यही है कि बार बार जोर लगाने के बाद भी बात बन नहीं रही।
कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि मोदी को मोदी का रूप और ढंग धरकर भी मात देने की राहुल गांधी की कोशिश शून्य हो और मोदी अगले 20 साल की बात कहकर कांग्रेसियों की दुखती रग और दबा देते हैं। मोदी अगले 20 साल के आशा से भरे स्वप्न दिखाते हैं। मोदी कहते हैं कि 20 साल यानी 2047 के करीब तक विकसित भारत का सपना सिद्ध होगा। अगले 20 सालों में भारत विश्व गुरु होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी से जीवन स्तर अच्छा होगा, भारतीयों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी, राष्ट्र में वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विश्व में भारतीयों का सम्मान और बढ़ेगा और वैश्विक मंच पर भारत की संस्कृति का डंका बजेगा। अपने संतुष्टिकरण के सूत्र पर सदा राष्ट्र का रोड मैप पीएम मोदी रख भी चुके हैं। अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। तो एक तरफ आशा है, प्रत्याशा है, दूसरी ओर बारंबार पराजय से उपजी घोर निराशा। 2024 से आगे राष्ट्र को विचार यही करना है कि राह कौन सी चुनी जाए जो राष्ट्र हित में हो। एक प्रश्न संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण का भी है। क्या ये अनायास है कि गुजरात पहुंचे राहुल गांधी अयोध्या मूवमेंट को हरा देने का ऐलान करते हो? राहुल के शब्दों के अर्थ के बजाय क्या गहरे भावार्थों को समझने की जरूरत है? मोदी 3.0 के जरिए जहां एनडीए और पीएम मोदी का फोकस राष्ट्र के तेज विकास, हर वर्ग के संतुष्टिकरण, सांस्कृतिक पहचान के गौरव और विकसित भारत पर है, तो वहीं राहुल गांधी की कोशिश जातीय समीकरणों, मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टिकरण पर है, जिसके लिए लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा जैसे नारे गढ़े गए हैं। राहुल गांधी जब राम मंदिर आंदोलन को हरा देने की बात कहते हैं तो वो बड़ी चालाकी से ये बात स्थापित करते हैं कि देश के भीतर 90 के दशक में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन को अयोध्या ने हरा दिया है। जबकि सच ये है कि राम मंदिर आंदोलन अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने लक्ष्य को हासिल कर खत्म हो चुका है। कांग्रेस भले ही 2024 की हार को जीत बताने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी आलाकमान की बेचैनी बढ़ी हुई है। तीसरी बार सत्ता से दूरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पार्टी से कहीं मोह न भंग कर दे और इसके साथ ही मामला अब मनोवैज्ञानिक तौर पे नएपन का एहसास कराने को लेकर है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अगले 5 सालों में इस खंडित जनादेश और खंडित समीकरण को फिर से सिद्ध करने में जुटी हुई है। पीएम मोदी और उनकी टीम ने अब अगले 5 साल के रोड मैप पर काम करना शुरू किया है। मोदी का सबसे अहम मिशन है विजन 2047। इसे लेकर देश के भीतर 20 लाख से ज्यादा लोगों के इनपुट लिए गए। इसी के आधार पर अगले 5 साल का प्लान तैयार किया गया है और सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अगले 100 दिनों के कामों का रोड मैप। देश भर में 20 लाख लोगों से लिए गए सुझावों, इनपुट के आधार पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इस प्लान पर चुनावों से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में चर्चा भी हो चुकी थी। यानी 100 दिन का एजेंडा तैयार है और मोदी 3.0 के कैबिनेट की पहली बैठक में यह प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। अपने 100 दिन के एजेंडे में मोदी 3.0 का फोकस कृषि, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार पर है। इसके साथ ही मोदी सरकार का ध्यान जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी है। तीसरी बार देश की कमान संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने
जिस पहली फाइल पर साइन किए वो किसानों से जुड़ी थी, जिसमें 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी गई। किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है और पीएम मोदी ने इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी। तो क्या ऐसे ही काम विपक्ष की हताशा को और बढ़ा देते हैं? डरो मत डराओ मत वाले शोर में क्या कांग्रेस और विपक्ष अपनी हताशा को ढकने की कोशिश करता है? संविधान की किताब को लेकर हवा में लहराने वाले विपक्ष ने क्या संवैधानिक मर्यादाओं को वाकई गंभीरता से लिया है? ये प्रश्न एक नहीं कई बार सदन की कार्यवाही के दौरान दोनों सदनों के स्पीकर उठा चुके हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। तो क्या इसी शोर और हंगामे पर विपक्ष को भरोसा है? क्योंकि शोर में तथ्य और तर्क गायब होते हैं और नेगेटिव नरेशन ताना जा सकता है। तर्क जब तेवर के साथ सदन के भीतर और बाहर उतरते हैं तब विपक्ष का शोर और बढ़ता है और विपक्ष के नेता असहज होते दिखते हैं। संविधान की रक्षा का राग अलापते विपक्ष के लिए अनगिनत ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो जाता है जिसमें संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन के आरोप सत्ता पक्ष लगाता है। पिछली सरकार में 10 साल ये कैबिनेट में थे खड़गे जी, क्या हुआ था? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? विपक्ष का नरेशन अपनी जगह, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 24 का जनादेश मोदी 2.0 के रिपोर्ट कार्ड को ही मिला है। और यह भी एक ध्रुव सत्य है कि मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभाल चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि अब से आगे सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है और नरेशन की लड़ाई है। कांग्रेस की कोशिश जहां 99 सीटों की जीत को मोदी पर महाजीत के तौर पर दिखाने और बताने की है, तो वहीं बीजेपी और एनडीए की कोशिश विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की है। 2024 के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर 15% से ज्यादा वोटों का है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो। तीसरी बार ब्रांड मोदी पर मुहर काशी की जनता ने लगाई है। विपक्ष ये दावा करता है कि 2024 के चुनावों में ब्रांड मोदी को उसने बेअसर कर दिया। वाराणसी में भी मोदी को पिछले बार की तुलना में कम अंतर से जीत मिली। तो ये नरेशन भी कांग्रेस की तरफ से चलाया गया कि मोदी का काशी मॉडल भी फेल हो गया। जबकि बीते 10 सालों में काशी में काम कई स्तरों पर हुए, जैसे घाटों के पुनरुद्धार और विस्तार का काम हुआ, गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष शुरू किया गया, हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना, 750 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से रिंग रोड बना,
और रेल नेटवर्क और रेलवे स्टेशनों का भी विकास हुआ। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का अंतर भले कम हुआ हो, लेकिन बीते 10 सालों में काशी के कायापलट से इंकार नहीं किया जा सकता। जाति समीकरण और मुस्लिम वोटों का एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जाना जीत के अंतर को कम करने की बड़ी वजह रही। लेकिन एक बात साफ है कि काशी की लड़ाई में ध्रुवीकरण के बजाय मोदी का काम ही जीता। बीजेपी कहती है कि मोदी की राजनीति नए भारत की राजनीति है, भारत के भविष्य की राजनीति है। सीटें भले कम हुई हों, लेकिन न तो प्लानिंग या एक्शन कमजोर है, न ही मोदी का संवाद क्षीण हुआ है। और ये दिखा भी जब पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की। नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। थैंक यू। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। इस बार यकीनन पीएम मोदी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। मुद्दा सरकार पर किसी तरह के खतरे का नहीं है, बल्कि विपक्ष के शोर और हंगामे के बीच उन बड़े सुधारों और काम पर फोकस करने का है जो 2047 के विजन में हिंदुस्तान को आकार देने वाले हैं। लेकिन मोदी चूकने वाले नहीं हैं। फुल कॉन्फिडेंस से भरे मोदी अगले 5 सालों में भारत की विदेश नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, कृषि नीति और युवाओं को लेकर बनाई गई नीति के साथ ही गरीब कल्याण और महिला कल्याण पर सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। क्योंकि जो मैंडेट तीसरी बार सरकार बनाने का मिला है, उसमें युवाओं, महिलाओं और गरीब तबके का भरोसा अब भी मोदी पर ही है। इसकी बड़ी वजह रही है मोदी की योजनाओं का एक बड़ा लाभार्थी वर्ग, और इसी काम ने वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हिंदुस्तान को दी है, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में। इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया। विपक्ष भले ही मोदी को पानी पी पी कर कोसता हो, लेकिन मोदी की नीति की प्रशंसा वैश्विक मंच पर खूब होती रही है। तो क्या विपक्षी खींच की वजह यह भी है? भारत ने बीते 10 सालों में अपनी विदेश नीति को लेकर खास पहचान दुनिया में बनाई है। एक मित्र के तौर पर, तेजी से विकसित होते राष्ट्र के तौर पर और तेजी से उभरते वैश्विक शक्ति के तौर पर। यही वजह है कि आर्थिक मंदी और युद्ध के तनाव के दौर से गुजर रहे विश्व को सबसे बड़ी उम्मीद मोदी की लीडरशिप से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की राजधानी मॉस्को के दौरे पे पहुंच रहे हैं। यूक्रेन में साल 2022 में रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। तो वहीं तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेशी द्विपक्षीय दौरे पर मॉस्को पहुंच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति की कोई संभावना अगर विश्व देखता है तो उसमें पीएम मोदी की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती रही है। पीएम मोदी ने हमेशा से ही स्पष्ट तौर पर इस युद्ध की आलोचना की है, लेकिन यह भी सच है कि रूस के साथ भारत की अपनी सदियों की मित्रता पर आंच नहीं आने दिया। बीते 10 सालों में बदली भारत की विदेश नीति का कायल चीन भी है।
यही वजह है कि चीन के फॉरेन एक्सपर्ट विक्टर गाओ भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हैं। ग्लोबल टाइम्स में वो कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूस दौरे को अमेरिका या पश्चिमी देशों को आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। भारत ने खुद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के अच्छे दोस्त के रूप में दिखाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ रूस का पारंपरिक दोस्त और सहयोगी भी साबित हुआ है। इसलिए मोदी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की बदली हुई पहचान अद्वितीय है। मोदी जानते हैं कि 21वीं सदी को अगर भारत की सदी बनाना है तो बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, अथक काम करना होगा। और यही वजह है कि मोदी कांग्रेस के 1/3 पीएम वाले तंज पर पलटकर कहते हैं 20 साल। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।